इस एपिसोड में लाइक शेयर और कमेंट अभी के अभी मारो, शेयर मार दो, फैला डालो वीडियो को सभी जगह, कर दो बे। इतनी सी तो रिक्वायरमेंट मांगता हूँ, वो भी पूरी नहीं करते। तो अब मैं बता देता हूँ पिछले एपिसोड में हमने कुछ भी नहीं देखा था कमाल का। हमने सिर्फ यही देखा था कि जोयान टावर के अंदर आता है और पावर बढ़ाता है। उसे पता चलता है फ्लेम मंत्रा, जो कि उसे कंप्लीट फ्लेम मंत्रा मिलता है एक रेड कलर की बॉल में, जब वो जाता है सेकंड फ्लोर में। राइमिंग मैच हो रही क्या? देन वहाँ पे जोयान को पता चलता है कि फ्लेम मंत्रा 8 पार्ट में डिवाइडेड है और इन 8 पार्ट को उसे पावरफुल बनाना होगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में एल्डर ने बताया था कि यहाँ पे 21 स्काई फायर से 22 है शायद, घोस्ट, स्पिरिट और लिंग यानी कि लॉस या सील मेथड, उन सबको तुम्हें अब्सॉर्ब करना होगा, जिसके बाद तुम्हारा फ्लेम मंत्र स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिर्फ इतनी बात समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि फ्लेम मंत्र को पावरफुल बनाने के लिए जोयान को इन चीजों को अब्सॉर्ब करने की जरूरत है। देन हमने सुना था कि जोयान के पास कंप्लीट फ्लेम मंत्र हो गया था, तो एल्डर कहते भाई थोड़ा सा इससे अपना फैमिलियर करा ले। दूसरा जियो क्लेन के एल्डर कहते कि जोयान को जनरेशन में शामिल करो, तो कहते पहले जोयान को यहाँ पे नॉर्मल तो हो जाने दो, यहाँ का एटमॉस्फेयर समझ लेने दो। और ऐसे ही वो एक शर्त पे एग्री होते कि 1 साल बाद जोयान का हम कंपटीशन कराएंगे अपने जियो क्लेन के एक बंदे से। अगर जीत गया तो ठीक है, हार गया तो बस मुंह में काली पोत के, जूते की माला पहना के, गधे में बैठा के पूरे क्लेन के चक्कर लगवाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, अपने ठरकी को हरा दे वाला कोई पैदा नहीं हुआ, उसके ऊपर राइटर का आशीर्वाद और अपना ठरकी साउथ का हीरो है। तो ये एपिसोड मैंने बेसिकली वहीं पेंट किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। ठरकियों अब तो लाइक कर दो। इस टावर के अंदर जोयान पहले से ही एक रात तक पूरी तरीके से कल्टीवेट कर चुका होता है। साथ ही जोयान का जो फ्लेम मंत्र था उससे भी वो काफी ज्यादा फैमिलियर हो गया था और अपने फ्लेम मंत्र को कई बार एक्टिवेट करने के बाद और उससे अपनी मेरिडियंस में पावर को सर्कुलेट करने के बाद जोयान सेटिस्फाइड तरीके से सिर हिलाता है कि बिल्कुल तुम अच्छी चीज हो। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। साथ ही जोयान अपनी बॉडी में हल्की सी गर्माहट को फील कर सकता था, जो कि फ्लेम मंत्र के कारण था। जिसके बाद जोयान कहता है अब लगता है थोड़ा सा पिल की पावर को भी अब्सॉर्ब कर ही लेना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जोयान अपने होंठ चाटता है और उसकी आंखों में एक मेडिसिन पिल दिखाई देती है और उस पिल से चारों तरफ एक मिस्टीरियस पिल की स्मेल फैल जाती है। और ये वही पिल थी जो जियो लॉन्ग ने जोयान के लिए रिफाइन की थी। साथ ही जोयान उसे पता थी कि ये हेल्पिंग टाइप पिल्स हैं, लेकिन जोयान सोच रहा था कि क्या ये एम्परर पिल इसकी पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो 1 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल तक पहुंच पाएगा या नहीं। देखो मैं बता दूं, ब्रेक थ्रू करने में 1 स्टार से 2 स्टार में 1000 ईयर लगते हैं, लेकिन ये अपने अपने टैलेंट पे डिपेंड करता है भाई। तुम्हारे पास अच्छा कल्टीवेशन मेथड है, अच्छे रिसोर्सेस हैं, तो तुम किसी की भी लंका लगा सकते हो और बहुत कम टाइम के अंदर भी ब्रेक थ्रू करके आगे जा सकते हो। बाकी तुम आलसी हो मेरी तरह, तो तुम्हें टाइम लग सकता है। जोयान जैसे ही जेट की बोतल ओपन करता है तो इसकी स्मेल के साथ जोयान तुरंत ही इसे अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। साथ ही इस जेट की बोतल के अंदर 5 एम्परर ग्रेड की मेडिसिन पिल होती हैं और जोयान ने इनमें से एक को बाहर निकाल कर अब्सॉर्ब किया था, जिससे जोयान की बॉडी एनर्जी से भरी हुई फील होने लगती है और ऊर्जा यानी कि एनर्जी का ब्लास्ट जोयान की बॉडी के अंदर होने लगता है। और जोयान पावरफुल तरीके से एनर्जी को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है कि भाई यहाँ जा, लेफ्ट जा, राइट जाओ, अब अब्सॉर्ब हो जा। साथ ही जोयान का ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही जोयान के कायोस होली फ्लेम के पावरफुल रिफाइनमेंट के साथ इस एनर्जी की जो पावर होती है ये ज्यादा देर तक जोयान की बॉडी के अंदर हड़ताल नहीं मचा पाती, जिसके बाद जोयान का बढ़ता हुआ ऑरा धीरे धीरे धीमा हो जाता है। साथ ही ये एम्परर पिल जोयान की उम्मीद में बिल्कुल खरी नहीं उतरी थी, जिसके कारण जोयान खुद पे ही हंसता है कि मैंने ऐसा सोचा कैसे। और जोयान को एक चीज तो पल्ले पड़ चुकी थी कि उसे अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी की जरूरत है। और ये सोचते ही जोयान जेट की बोतल से एक और पिल निकाल कर उसे तुरंत ही स्वैलो कर लेता है। तो जोयान को फील होता है कि दूसरे वाली पिल की एनर्जी पहले वाले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसकी एनर्जी के कारण जोयान की मेरिडियंस भरी हुई फील होने लगती हैं और रिफाइनमेंट के साथ जोयान इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जोयान जब इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है तो उसकी मेरिडियन के बीच में ये एनर्जी काफी इजीली अब्सॉर्ब हो रही होती है और एक छोटे छोटे सर्कल्स को क्रिएट कर रही होती है। और कुछ ही देर के बाद जोयान दूसरी पिल की भी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही जोयान के रिफाइनमेंट के कारण ये 5 एम्परर ग्रेड की पिल ज्यादा देर तक नहीं चल रही होती और कुछ ही घंटों के अंदर जोयान इन्हें रिफाइन कर ले रहा होता है। जिसके बाद तीसरा फिर चौथा पिल जोयान रिफाइन करता है, लेकिन अभी भी इंटरमीडिएट लेवल के बाद उसे पीक लेवल की कोई भी लाइमलाइट दिखाई ही नहीं दे रही थी, जिससे जोयान खुद पर ही हंसता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी ब्रेक थ्रू की एनर्जी को काफी ज्यादा कम करके आंका है। जिसके बाद जोयान बिना मन के आखिरी गोली को भी अपने हाथ में लेता है तो जोयान को अचानक ही फील होता है कि ये पिल बाकी की 4 पिल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे जोयान कहता है क्या ये सेकंड रैंक की एम्परर पिल है। और जोयान थोड़ा सा सरप्राइज होता है। जोयान को याद था कि सेकंड रैंक की एम्परर टियर की पिल जियो क्लेन के अंदर काफी ज्यादा रियर है और क्या वास्तव में जियो लॉन्ग ने सेकंड रैंक की एम्परर पिल को उसके लिए रिफाइन किया है। जिसके बाद जोयान कहता है दूसरे रैंक की एम्परर पिल की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। और जोयान इसके अंदर की पावरफुल एनर्जी को फील करता है। हालांकि जोयान को पता था कि इस पिल की मदद से वो सेकंड स्टार डाउडी पे तो ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, लेकिन वो उम्मीद कर सकता था कि 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल के पीक लेवल तक तो पहुंच ही जाए।
इसीलिए जोयान इस सेकंड रैंक की एम्परर पिल को भी स्वालो कर लेता है, जिसकी एनर्जी बाकियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है और पेट के अंदर जाते ही जोयान के पेट में गुड़ू गुड़ू होने लगता है, यानी एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है भाई। साथ ही इस पिल के मेल्ट होने के साथ ही साथ कोई रिफाइनमेंट के अंदर काफी अजीब सी पावरफुल पावर इकट्ठा होने लगती है और ये एनर्जी जोयान की बॉडी के अंदर इकट्ठा होती है। लेकिन जोयान के बॉडी के अंदर जो चेंजेस थे वो काफी नॉर्मल थे। साथ ही जोयान की कोई इसे काफी स्लो रिफाइन कर रही होती है। साथ ही जोयान ने अभी अभी 4 एम्परर ग्रेड की पिल्स को रिफाइन किया था अपने पेट के अंदर, तो जोयान को पता था कि पिल को कैसे रिफाइन करना है और कितना अलर्ट रहना है। हालांकि टियर 1 के कंपैरिजन में टियर 2 की पिल की एनर्जी को संभालना अभी भी कठिन था, क्योंकि ये पिछले की पिल्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा थी और इस टाइम पे तो जोयान की मेरिडियन बिल्कुल बिजली की तरह जमाजम चमचमा रही होती है और उनके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि लग रहा होता है मेरिडियन फट जाएंगी। जिस पे जोयान कहता है वास्तव में एम्परर ग्रेड की टियर 2 की पिल काफी ज्यादा अलग है। और जैसे इस पिल का लास्ट क्लस्टर जोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होता है, जोयान की पूरी बॉडी से भिनभिनाहट की आवाज आने लगती है और एक पावरफुल ऑरा जोयान की बॉडी से उठने लगता है, जिस पे जोयान वो तुरंत ही एक्साइटेड होकर धीरे धीरे कहता है ये पीक लेवल, मुझे उम्मीद नहीं थी। और जोयान तुरंत ही झट से अपनी आंखें खोल देता है और इस फ्लक्चुएशन को फील करता है। टियर 2 के एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के बाद जोयान सक्सेसफुली पीक लेवल पर एंटर हो गया था, इंटरमीडिएट लेवल के पीक लेवल पर। और अब जोयान लेट स्टेज से केवल एक ही स्टेप दूर होता है, जिसके बाद जोयान खड़ा होता है और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आती है और जोयान काफी ज्यादा तरोताजा फील कर रहा था। जिसके बाद जोयान अपने पैर हाथ हिला ही रहा था कि तभी उसके सामने मुस्कुराता हुआ एक खूसट बुढ़ा अपेयर होता है, जो कि जान लाओ था। और क्योंकि हर बार वो ऐसे ही कभी भी कहीं भी अपेयर हो जाता था, इस चीज से अब जोयान भी काफी ज्यादा फैमिलियर हो गया था, इसलिए वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता और केवल एक स्माइल पास करता है। तभी वो कहते, बच्चे तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इंटरमीडिएट लेवल के पीक लेवल पर पहुंच जाओगे, और अगर मुझे लगता है कि ये पिल्स आम लोगों को दी जाती तो वो भी ऐसा इफेक्ट प्राप्त करने में कैपेबल नहीं होते जैसा तुम्हें मिल गया है। और ऐसा कहते हुए वो ओल्ड खूसट बुड्ढा तो काफी ज्यादा खुश होता है कि अपना ठरकी जिंदाबाद, मैं सही हाथों में हूँ। तभी जोयान कहता है ये सब आपके इस गोल्डन टावर की कोई रिफाइनिंग के कारण है। यहाँ का कोई औरत सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके बिना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। जोयान ने फील किया था कि जब भी वो कल्टीवेशन में बैठता था तो यहाँ की जो कोई लेयर होती तो वो उसे चारों तरफ से घेर लेती थी, जिसके इफेक्ट से उसके लिए अपना रिफाइनमेंट या रिट्रीट करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता था, क्योंकि ये आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके जोयान की बॉडी के अंदर डालती रहती थी, जिससे जोयान की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा फास्ट हो रही होती है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी में भी काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा था। जिसके बाद जोयान कहता है वैसे लॉन्गी वो इतने देर से यहाँ पे बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ है। और इसके बाद जोयान लॉन्गी को देखता है जो उससे कुछ ही दूरी पर बैठा था, और लॉन्गी कई दिनों से बिल्कुल स्टैचू की तरह था, जिसमें जरा सी भी मूवमेंट नहीं हुई थी, जिससे जोयान को थोड़ा अजीब लगता है। तभी जान लाओ कहते हैं, अरे बेटा चिंता नहीं करनी है, वो एकदम चकाचक है। साथ ही उसकी ताकत अभी बहुत कम है और उसने इतनी सारी पिल लाइटिंग को ऑब्जॉर्व किया है, तो उसे रिफाइन करने में तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है कुछ टाइम के अंदर वो ठीक हो जाएगा, और जब वो पिल लाइटिंग को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेगा तो उसकी पावर भी काफी अच्छी होगी। ये सुनकर जोयान भी अपना से हिला देता है, क्योंकि अब उसे भी तियानमो माउंटेन रेंज में जाने की तैयारी करनी थी। तभी जोयान कहता है ठीक है, तो मैं पहले टावर के बाहर जाऊंगा और तैयारी करने के बाद तियानमो माउंटेन रेंज और डेमंस मॉन्स्टर के ग्रेवयार्ड में जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए जोयान स्माइल करता है, क्योंकि वो काफी एक्साइटेड था 2 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि ओल्ड जान लाओ ने कहा था मैं तेरे को 2 स्टार पे ब्रेक थ्रू करा के रहूंगा, बस मुझ पे भरोसा रखना। तभी एल्डर जान लाओ कहते हैं, छोटे साथी मेडिसिनल पिल्स और चीजें अपने साथ तैयार रखना, वो जगह इतनी भी ज्यादा इजी नहीं है, इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जिस पे जोयान से हिलाते हुए तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही जोयान को नहीं पता था कि डुइक्यू कॉन्टिनेंट की करेंसी का यूज इस जगह पे किया जा सकता है या नहीं, इसलिए वो सबसे पहले इस चीज का फैसला जियो लॉन्ग से जाकर पूछने के लिए करता है, क्योंकि अपने टर्की के पास बहुत पैसा था भाई, कितने लोगों को मार के उसने पैसा लूटा है। साथ ही जोयान को पता था कि जियो लॉन्ग का जो घर था वो एल्केमी हॉल था, और जियो लॉन्ग आमतौर पर कुछ पिल्स को रिफाइन करने के लिए यहाँ पे रह आते थे, लेकिन यहाँ बहुत कम ही रहते थे, क्योंकि अक्सर वो जुआ खेलने के लिए बाहर चले जाते थे। और जब जोयान इस परिचित इमारत को देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो पिल पैलेस की तरफ चला जाता है। जैसे जोयान एल्केमी हॉल का गेट खटखटाता है तो कमरे से एक ओल्ड आवाज आती है, ये जोयान है, अंदर आ जाओ। जिसपे जोयान धक्का देकर गेट खोलता है और अंदर आ जाता है, तो वो देख सकता था जियो लॉन्ग मैच पर बैठा हुआ था और येलो कलर की मैप पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, जिसपे जोयान ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो एल्डर कहते हैं करो फिर प्रणाम। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि जोयान का ऑरा पिछले के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जिसके बाद वो कहते, ठरकी तुमने अभी अभी क्या किया। उन्हें याद था कि जब वो जोयान को लेकर आए थे तब ये 1 स्टार डाउडी था, आते ही ये 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया, और जब इनसे तीसरी बार मिल रहे हैं तो ये 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल के पीक लेवल पर पहुंच गया।
जिसपे जियोयान सरप्राइजिंगली कहता है ये बस मैं लकी था, क्योंकि वो समझ गया था कि एल्डर यही पूछना चाहते हैं। जिसके बाद जियोयान कहता है एंसेस्टर द्वारा रिफाइन की गई पिल उनको सैलो करने के बाद मैं वास्तव में इस लेवल पर पहुंच पाया हूँ, वरना खुद के पावर के साथ तो ये इम्पॉसिबल था। और ऐसा कहते हुए जियोयान जियोलोंग को मस्का लगाने लगता है, लेकिन ये सच भी था, क्योंकि कुछ हद तक तो ये जियोलोंग की पिल्स के कारण ही था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज गोल्डन टावर भाई, उसकी भी इसमें काफी बड़ी हेल्प थी। तभी जियोलोंग कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? कुछ एम्परर ग्रेड की 1 और एक एम्परर ग्रेड 2 की पिल के साथ तुम एडवांस लेवल पर जा सकते हो? छोटे साथी मजाक मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी कहानियों से मुझे बहका सकते हो? ये भाई ट्यूबलाइट में सफ़ेद नहीं हुए हैं। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एल्केमी में कुछ अच्छा सुधार हो गया हो और मैंने कोई अच्छी पिल रिफाइन कर दी हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। केवल 4 1 ग्रेड एम्परर पिल और एक ग्रेड 2 की एम्परर पिल और 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल के पीक लेवल, विश्वास नहीं हो रहा छोटे साथी। इन पिल्स को रिफाइन करने में तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। क्या ऐसे पिल रिफाइन करके तुम्हारी पावर को बढ़ा देना ये बहुत आसान नहीं हो जाएगा? तभी जॉन कहता है मैंने वास्तव में एंसेस्टर आपके द्वारा दी गई 5 पिल को ऑब्जर्व किया और मैं इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। तभी जियोयान की तरफ देखते हो कहते हैं सच में तुम छोटे साथी सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन हो। नहीं, तुम टैलेंटेड पर्सन नहीं हो, तुम टैलेंटेड पर्सन्स में भी टैलेंटेड पर्सन हो। हालांकि जियोलोंग को नहीं पता था कि जियोयान की पावर 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं, इंटरमीडिएट लेवल के एडवांस लेवल पर नहीं, बल्कि 1 स्टार डाउडी के एडवांस लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर बढ़ी है। क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम पे जियोयान ने अपनी पावर को जान लाओ के साथ हेल्प से हाइड करा लिया था और सिर्फ 1 स्टार की इंटरमीडिएट पावर को जान शो कर रहा था, इसलिए इन्हें लग रहा होता कि इनकी पावर अभी इंटरमीडिएट लेवल के एडवांस लेवल पर थी। और अगर इसे जॉन की रियल पावर पता चलती तो बंदे की वाट लग जाती भाई। साथ ही जॉन को पता था एडवांस लेवल से पीक लेवल तक जाना इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल तक जाने में काफी ज्यादा कठिन था। तभी जियोलोंग कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग है। और अगर नॉर्मल सिचुएशन में बात की जाए तो आपको कल्टीवेट करने में कम से कम 3 साल लगेंगे, तब जाकर आप एडवांस लेवल से पीक लेवल तक पहुंचेंगे। मतलब उनको लग रहा था 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल के एडवांस स्टेज से जॉन पीक लेवल पर 3 साल कल्टीवेट करेगा तब पहुंचेगा, जबकि जॉन तो ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर था। जिसके बाद वो कहते बच्चे तुम हमेशा ही चौंकाने वाले काम करते हो, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि मामला क्या है, क्योंकि तुम मुझसे मिलने आए हो तो बस मुझे बताओ कि क्या काम है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जियोयान तो जियो क्लेन का जीनियस था। तभी जियोयान भी सहलाता है और जियोलोंग से बताता है कि वो तियानमो माउंटेन रेंज पर जा रहा है। ये सुनकर जियोलोंग तुरंत ही कहता है क्या तुम सच में कल्टीवेट करने के लिए बाहर जा रहे हो? उसने सोचा था कि जॉन जाने से पहले तैयार होने में कुछ टाइम लेगा, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि जॉन इतनी जल्दी एक्साइटेड हो जाएगा। तभी जियोयान अपना सहलाता क्योंकि क्लेन के अंदर उसकी कल्टीवेशन की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा स्लो थी। भाई जो तेरी स्पीड है ना, वो अगर किसी और की स्पीड होती वो बंदा अपने कमरे के बाहर भी ना निकलता, सब कुछ कमरे में मंगाता, और ये बाहर कल्टीवेशन करने जा रहा है ये कह के कि मेरी स्पीड स्लो है। नखरे देख रहे हो भाई के। हालांकि ऐसा नहीं था कि जॉन का कल्टीवेशन स्लो था, यहाँ पे अपना टर्की कुल मिला के बहाना मार रहा होता क्योंकि जानलाओ ने कहा था कि मॉन्स्टर के ग्रेवयार्ड में जाना है, इसलिए जियोयान उस जगह के लिए एक्साइटेड था क्योंकि वो जल्द से जल्द 2 स्टार डाउडी पे ब्रेक थ्रू करना चाहता था। साथ ही इस कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद जियोयान ने पाया था यहाँ पावर के बीच में काफी बड़ा गैप था और हर एक स्टार के डाउडीज के बीच में लड़ने वाली पावर में काफी बड़ा डिफरेंस होता था। साथ ही इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए जो एनर्जी लगती थी वो भी काफी ज्यादा होती थी। और अगर जियोयान एक ही बार में 2 स्टार को ब्रेक थ्रू कर सकता था और 2 स्टार डाउडी में पहुंच सकता था तो भाई इसके लिए तो बंदा कुछ भी करने को रेडी था। तभी जियोयान कहता है हाँ सीनियर, मैं वास्तव में कल्टीवेट के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे पूछना यह था कि क्या डुइक्यू कॉन्टिनेंट के पैसे का यूज मैं अभी भी यहाँ पे कर सकता हूँ या नहीं। और ऐसा कहते हुए जॉन थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम बताता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपने लिए बाहर से कोई भी चीज नहीं खरीद पाएगा, ना कोई मेडिसिन पिल्स, ना हर्ब्स, ना और कोई चीज। जिसके बाद टर्की को वही करना होगा, लोगों को मारकर लूटना। साथ ही ऐसे माउंटेन्स में अकेले रिट्रीट करने पे चोट लगना और इंजर्ड होना नॉर्मल सी बात थी, इसीलिए मेडिसिनल पिल्स और लिक्विड्स का होना ये सबसे जरूरी चीज थी और इनके लिए चाहिए होता था पैसा। पैसा हर जगह कीमती है। तभी जियोलोंग कहते हैं अब इनका यूज नहीं किया जा सकता है, मैंने आपके लिए कुछ चीजें तैयार की हैं और इनमें 10,000 सोने के सिक्के भी हैं। और ऐसा कहते हुए जियोलोंग से हिलाते हैं क्योंकि जियोयान अब कल्टीवेशन के लिए बाहर जाने वाला था तो वो जियोयान को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए वो एक अंगूठी जियोयान को दे देते हैं और जॉन उस रिंग को पकड़कर उसकी जांच करता है। जॉन देख सकता था इसके अंदर मेडिसिनल पिल्स, काफी सारी चीजें, पैसे, काफी सारी चीजों को व्यवस्थित करके रखा गया था, जैसे जॉन सेटिस्फाइड तरीके से स्माइल करता है और उस रिंग से अपने पावर को बाहर निकालता है और काफी रिस्पेक्टेडली अपने सीनियर्स को देखते हुए कहता है बहुत बहुत धन्यवाद एंसेस्टर। और इस टाइम पे तो जियोयान का दिल
गदगद हो गया था कि उसे वास्तव में ऐसे एंसेस्टर मिले। तभी जो लॉन्ग भी स्माइल करते हैं और इसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम हेयर, तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इस कल्टीवेशन में 1 साल के अंदर यहाँ पे आना है और अपने नेचुरलाइजेशन को कंप्लीट करना है। मुझे निराश मत करना छोटे साथी। जिस पे जोयान कहता है, एल्डर आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद जॉन घूमता और जाने को रेडी ही होता है। तभी एल्डर कहते, क्या तुम बिल्कुल अभी ही तियानमू माउंटेन रेंज में जाने वाले हो? उन्होंने देखा था कि जॉन का मन और इरादा अभी तियानमू माउंटेन रेंज में अंदर जाने का था। तभी जॉन भी पलट कर उन्हें देखता है, क्योंकि जोयान ठीक वहीं पे चार्ज करना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, हाँ इसे ऐसे ही तो डिसाइड किया गया था। क्या कोई बात है एंसेस्टर? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? और ऐसा कहते हुए जोयान सीनियर की तरफ देखता है। तभी जो लॉन्ग एम्बेरेस होते हुए हंसते हैं कि एक बंदा जो इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, वो सीधा ही तियानमू माउंटेन रेंज के अंदर घुसने वाला था। और वास्तव में अगर ये डायरेक्ट अंदर घुस गया तो इसे पता भी नहीं चलेगा घुसने के बाद इसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए एल्डर कहते हैं, छोटे साथी क्या तुम जानते हो तियानमू माउंटेन रेंज कितनी खतरनाक है? जिस पे जॉन कहता है, कितनी खतरनाक है? तो एल्डर कहते हैं, इतनी खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे मर गए। और जियोलॉन्ग जॉन को ऐसे देखते जैसे वो छोटे से बिल्ली के बच्चे को देख रहे हो। जिसके बाद वो बताते हैं, हालांकि वहाँ के माउंटेन्स में काफी सारे मॉन्स्टर और डेमन्स है जिनके पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन बुद्धि भले ही कम हो, लेकिन बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी, और उनकी पावर काफी ज्यादा है। जिस पे जॉन अपने कंधे उठा देता, क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी स्ट्रेटजी बना रखी थी और उसे पता था कि तियानमू माउंटेन रेंज के अंदर एक नीचे छोटा सा शहर था। इसलिए जॉन ने सबसे पहले उस शहर में जाने की योजना बनाई थी। साथ ही गोल्डन टावर के अंदर तो उस पूरी जगह एक मैप था, लेकिन जॉन ये बता नहीं सकता था कि उसके पास तो ये मैप है, इसलिए वो अनजान ही बना रहता है। तभी जो लोग कहते हैं, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपने कैओस होली फ्लेम को कैसे इकट्ठा किया, लेकिन मुझे अभी भी शक है। और वो काफी हेल्पलेस दिखाई दे रहे होते कि जो यान जैसा लापरवाह पर्सन इतनी खतरनाक फ्लेम्स को इकट्ठा कैसे कर सकता है। जिसके बाद उनकी फिंगर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होती है और लाइट की एक किरण सीधा ही जॉन के खोपड़ी के अंदर चली जाती है और तियानमू माउंटेन रेंज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब जो यान को समझा दी जाती है। भाई कोई ऐसी टेक्निक यार हमारे यहाँ पे भी बताओ यार, जिससे हम सब भी 2 मिनट में चीजें पढ़ लें। हालांकि जॉन इस इन्फॉर्मेशन को काफी ज्यादा स्पीड के साथ लाइन बाय लाइन सेट करता है और इसके बाद कहता है, धन्यवाद एल्डर। तभी एल्डर जो लंग कहते हैं, अरे इसकी कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें जियो क्लेन के बाहर भेज देता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें तो ओल्ड मिंग ने कंपास दिया है ना, तो तुम जियो क्लेन की डायरेक्शन देख सकते हो और उस कंपास का यूज कर सकते हो, और अगर कोई भी खतरा हो तो तुम उस कंपास का यूज करके टेलीपोर्ट कर लेना। और ऐसा कहते हो वो जॉन को समझाते हैं। तभी जॉन कहता है, ग्राउंड कंपास। और जॉन तो वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। जॉन को पता था ग्राउंड कंपास की हेल्प से वो कुछ जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता था, और ये ग्राउंड कंपास तो वास्तव में एक एक्स्ट्रा लाइफ की तरह था। जिसके बाद जॉन अपनी स्टोरेज रिंग से उस ब्लू कलर के स्टोन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद उसके अंदर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करता है और उसकी आंखों के सामने एक लाइट शैडो अपीयर हो जाती है। साथ ही ये लाइट शैडो एक छोटे से मैप की तरह दिखाई दे रही होती है, जिसके बीच में एक निशान बना हुआ था और इस निशान को तियानमिंग वैली के नाम से दर्ज किया गया था। जिसके बाद जोयान जो क्लेन की लोकेशन पे एक प्रिंट को क्रिएट कर देता है और उसके बाद वो स्टोन से अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है, मतलब डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर सकता था इसके बाद जोयान। जिसके बाद जोयान कहता है, वास्तव में काफी अच्छी चीज है, और अगर मैं फ्यूचर में जियो क्लेन में लौटना चाहता हूँ तो जब तक मेरी स्पिरिचुअल पावर पर्याप्त स्ट्रॉन्ग है, मैं एक पल में वापस आ सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए जोयान ग्राउंड कंपास को स्टोरेज रिंग में वापस से सेव कर लेता है। तभी एल्डर कहते, ठीक है, इसे याद रखना और चलो चलते हैं, मैं जियो ली को बता दूंगा। और इसके बाद जियो लॉन्ग के यहाँ से एक लाइट की रेज उठती है और वो तुरंत ही उनके एल्केमी हॉल से बाहर ऊपर की तरफ लुढ़क जाती है। ये देखकर जॉन थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि जियो लॉन्ग वास्तव में इस अजीब चीज का यूज कर लोगों को इन्फॉर्म करते थे। दूसरी तरफ जियो लॉन्ग जब जियोयान को ऐसे देखते हुए देखते हैं तो वो भी समझ जाते कि जॉन वास्तव में इस कम्युनिकेशन मेथड को जोयान नहीं जानता। इसीलिए वो अपनी फिंगर को जोयान के फोरहेड पर टच करते हैं और इस मेथड को जोयान तक पहुंचा देते हैं। और ये इस डाउडी कॉन्टिनेंट की सबसे नॉर्मल स्किल थी, जहाँ पे आप ओरिजिन क्विक का यूज करके ऐसा कर सकते थे। हालांकि जॉन अभी अभी आया था, इसीलिए उसे इस चीज के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद बिना किसी देरी के जियो लॉन्ग अर्थ कंपास को निकालते और दोनों ही लोग एल्केमी हॉल से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद दोनों की फिगर एक पल में काफी दूर एक दूसरी जगह पे दिखाई देती है, जहाँ जोयान के सामने एक काफी बड़ा वॉर्टेक्स दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर जॉन कहता है, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ मैं पहली बार आया था? और ये वही रास्ता होता है जिसका यूज करके जोयान जियो क्लेन में आया था। तभी एल्डर जोलोंग कहते हैं, ये चैनल न केवल आपको तियानमिंग वैली तक ले जा सकता है, बल्कि और भी जगहों तक ले जा सकता है, लेकिन आपको ये तियानमू माउंटेन रेंज के बगल में मोयुन टाउन तक ही ले जा सकता है। और इसके बाद से वहां से तियानमू माउंटेन रेंज में एंटर करना आपके लिए आसान होगा। और इसके बाद जॉन जाने ही वाला था कि तभी एल्डर कहते हैं, अरे एक मिनट रुको, आपके एंसेस्टर जियोली भी यहाँ पे आ गए हैं। और इतना कहना ही था कि जोयान के सामने जियो लॉन्ग के बगल से एक फिगर उतरती है जो कि जियोली थे। तभी जॉन कहता है, एंसेस्टर जियोली, मैं आपको ग्रीट करता हूँ।
तो वो कहते तो तुम तियानमो माउंटेन रेंज जा रहे हो। साथ ही जॉन को उम्मीद नहीं थी कि जियोली यहाँ पे खुद आएगा, जिससे जॉन थोड़ा सा ग्रेटफुल फील कर रहा होता है। तभी जियोली काफी ज्यादा प्यार से जो यान को देखते हैं कि वास्तव में ये बंदा अकेले ही एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए जा रहा है। तो वो कहते हैं बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन सावधान रहना, और जब तुम मोयुन टाउन जाते हो तो उस बीच सावधान रहना, क्योंकि यीमो सेक्ट के कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने आप पर पहले भी अटैक किया था और अगर आप खतरे में हैं तो आप हमें अलर्ट कर सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचेंगे। साथियों ने उम्मीद नहीं थी कि जब पिछली बार उन्होंने जियोलोंग को जियोयान को भेजा था लेने के लिए, तो जियोलोंग जुआ खेलने के लिए रुक गए और उसने अपनी जगह पर एम्परर मिंग को जियोयान के लिए भेज दिया। और अगर वहाँ पे एम्परर मिंग की जगह कोई और होता तो वो तो जियोयान को खो ही देते, और अगर जियोयान को ई मोजियाओ वो पकड़ लेता तो ये उनके लिए काफी बड़ा नुकसान होता। और अब जबकि जियोयान की सिचुएशन इतनी तेजी से बढ़ी थी और वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था, तो अगर अब कोई गलती करता और ऐसे टैलेंट को खो देता है तो ये तो उनके क्लेन के लिए और भी बड़ा नुकसान था। इसलिए एल्डर जियोली काफी अलर्ट रहते हैं। जियोयान को गाइडेंस देने के बाद जियोली जियोलोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या आपने जियोयान के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था? जिस पे जियोलोंग स्माइल करते हुए कहते हैं चिंता मत करो, हालांकि मैं आमतौर पर जुआ खेलता रहता हूँ लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं हूँ, और इस छोटे साथी के लिए तो मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और ऐसा कहते वो प्राउडफुल तरीके से अपना सही हिलाते हैं। तो जियोलो भी अपना सही हिलाता है क्योंकि वो देख सकता था कि जियोलोंग भी जियोयान को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था और उससे बहुत प्यार करता। तभी जियोली कहते हैं ठीक है अब आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर तुम्हें आना है, क्योंकि भाई तुम्हें क्लेन का मेंबर बनना है, तो जियो क्लेन में लेट लौटना ही होगा। जिस पे जॉन सिर हिलाता है और आप खुद पर प्राउड भी कर रहा होता है कि बताओ जब वो क्लेन से रिट्रीट करने के लिए बाहर जा रहा है तो जियो क्लेन के 2nd और 3rd एल्डर उससे खुद बाहर छोड़ने के लिए आए थे, जो शायद ही क्लेन के बाकी लोगों को दिखाई देते हो। बताओ उसके लिए वो इतनी ज्यादा परेशानी झेलने को रेडी है, जिससे जॉन के दिल में तो हलचल मच गई होती है कि ये कितने अच्छे लोग हैं। जिसके बाद जॉन कहता है एंसेस्टर मैं जा रहा हूँ और मैं निश्चित तौर पर 1 साल के उस ओकीजन से पहले वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद जियोयान उस बार्महोल के अंदर एंटर होकर मोयुन टाउन की डायरेक्शन में उड़ जाता है, क्योंकि जियोयान की पहली डेस्टिनेशन अब हो गई थी मोयुन टाउन। जिसके बाद वो वहाँ से तियानमो माउंटेन रेंज जाने वाला था। हालांकि जियो क्लेन से मोयुन टाउन के बीच का जो फासला था वो केवल 1 माउंटेन रेंज का था, लेकिन इस बार्महोल की हेल्प से ये कुछ ही मिनटों का हो गया होता है। साथ ही ऐसा कहा जाता था कि तियानमो माउंटेन रेंज के अंदर बहुत सारे रेयर और पावरफुल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेटल भी थे, लेकिन बेहद खतरनाक बीस्ट द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। और यहाँ तक कि ट्विस्टर डाउडी भी उनसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करता था, न ही उतने डीप एरिया में जाने की, और वो पहाड़ों के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस की तरह था। साथ ही तियानमो माउंटेन रेंज इंपीरियल टेरिटरी स्टेट के कई सारे पहाड़ों के अंदर एक पीक माउंटेन माना जाता है। साथ ही माउंटेन्स के अंदर कई पावरफुल बीस्ट थे और वहाँ काफी पावरफुल लोग भी मारे गए थे, इसीलिए उस माउंटेन में अट्रैक्शन काफी बड़ा था। आखिरकार उनके मारे जाने के बाद ट्रेजर भी तो काफी ज्यादा वहाँ पे थे, और समय समय पर कुछ लकी लोगों को वहाँ से काफी मजबूत चीजें भी मिली थी, जहाँ से काफी फाइटिंग स्किल, वेपन, करोड़ों की संपत्ति और भी बहुत सारी चीजें। इस वजह से हालांकि तियानमो माउंटेन रेंज खतरे से भरी थी, लेकिन सबसे लोकप्रिय जगह बन गई थी। साथ ही मोयुन टाउन जो कि तियानमो माउंटेन रेंज का ठीक नीचे था, ये पूरा शहर पहाड़ पर बना था। साथ ही यहाँ पे काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो कि काफी रेयर होते थे और रेयर मेटल, ये सब यहाँ पे देखे जा सकते थे। साथ ही इतनी पावरफुल माउंटेन रेंज के करीब होने के कारण ये जगह काफी ज्यादा हलचल से भी भरी रहती थी और यहाँ के रिसोर्सेज भी काफी पर्याप्त थे। हालांकि कुछ ही टाइम के अंदर जो यान की फिगर मोयुन टाउन में दिखाई देती है, तो जॉन देखता था कि मिस्टीरियस बादलों से घिरा हुआ ये शहर काफी ज्यादा आइकॉनिक था। हालांकि इस टाइम पे उसकी आंखों में कुछ घबराहट थी। जॉन ने देखा था ये शहर तो कितना ज्यादा नेचुरल है, लेकिन बाकी की जगह कितनी ज्यादा गंदगी से भरी हुई थी। जिसके बाद जो यान की फिगर धीरे धीरे शहर के बाहर उतरती है और मोयुन टाउन के सेंटर की ओर जाने लगती है। चलते समय मोयुन टाउन के आसपास के इलाके को भी जॉन देख रहा होता है। जॉन ने देखा था मोयुन टाउन के चारों तरफ काफी सारी सड़कें फैली हुई थी, जो काफी साफ सुथरी थी। रास्ते के अंत में 10 मीटर से भी अधिक ऊंची लंबी दीवार थी और उसके ऊपर मोयुन टाउन ये 3 वर्ड लिखे हुए थे काले रंग से। साथ ही सिटी के अंदर लोग काफी ज्यादा चींटियों के झुंड की तरह जा रहे होते हैं और जॉन भी इन लोगों को फॉलो करता हुआ मोयुन टाउन के अंदर जाता है। और इसके अंदर एंटर होते हुए जॉन देख सकता था कि ये शहर इतना बड़ा था कि कोई भी हैरान हो सकता था। हालांकि ये शहर पहाड़ के किनारे बना था, तो यहाँ कई डाइवर्जन सड़कें भी थी, लेकिन कोई इतनी हलचल को देखकर ये नहीं कह सकता था कि यह माउंटेन रेंज वास्तव में इतनी खतरनाक जगह होगी। हालांकि यहाँ पे एक सड़क थी जिसमें बहुत कम लोग थे। साथ ही जो यान वहाँ पे चारों तरफ देखता है तो सड़क के बीच में थोड़े खून वाले कुछ बड़े से पात्र भी थे। ये देखकर जोयान तुरंत ही गुस्से से कहता है तो ये मोयुन टाउन में ईमो सेक्ट की ब्रांच है।
और जोयान के दिल में गुस्सा आने लगता है क्योंकि जोयान को ये गंदे लोग लगते थे। भाई लोगों को मारते थे यार ये, और बेवजह परेशान करते थे, बिल्कुल हुन क्लेन और हॉल ऑफ सोल जैसे। जिसके बाद जोयान सिटी के अंदर की तरफ जाने लगता है और आधे घंटे तक घूमने के बाद जोयान मोयुन टाउन की सिचुएशन का अंदाजा लगा लेता है। जोयान ने देखा था मोयुन टाउन में ज्यादातर आर्मी ईमो सेट की थी, लेकिन आखिरकार ये तियानमू माउंटेन रेंज का सबसे पॉपुलर शहर था, इसीलिए यहाँ पे और भी बाकी के सिटीज और ब्रांचेस की भी सेनाएं थी। इसलिए जोयान को थोड़ी सी कीमत के साथ ही ईमो सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही जोयान इस चीज को लेकर भी टेंशन में था कि उस टाइम पे उसके ठिकाने के बारे में किसने खुलासा किया था, और उसे ये भी पता था कि वही ईमो सेट का पहला टारगेट है जिस पर वो अटैक करना चाहते थे। इस टाइम पे जोयान ने सादे ब्लैक कपड़े पहने हुए होते हैं और काले पत्थर से बनी हुई सड़क पर चल रहा होता है। साथ ही जोयान ने काफी अजीब सी आंखों को भी अट्रैक्ट किया था। जोयान ने देखा डाउडी कॉन्टिनेंट में बहुत से लोग आर्मर पहने हुए होते हैं और उनके आर्मर काफी हाई लेवल के होते हैं और लगभग हर किसी के पास होते हैं, और उनकी नजर में जो कोई भी आर्मर्स के बिना नॉर्मल घूम रहा होता है वो केवल मरने के लिए घूम रहा है। हालांकि जोयान को आर्मर पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए जोयान बाकी लोगों की अजीब नजरों की ज्यादा परवाह नहीं करता और लक्ष्यहीन होकर शहर में घूमता रहता है। तभी जोयान क्या अचानक साइन होती है और वो एक मेडिसिन की दुकान के सामने आकर रुक जाता है। हालांकि जोयान को आर्मर में तो ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन भाई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेडिसिन में तो जोयान को बहुत रुचि थी, क्योंकि वो कुछ रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढकर एक और एम्पर ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाहता था और अपनी एल्केमी स्किल को और भी ज्यादा शार्प करना चाहता था ताकि वो जल्दी प्रमोट हो सके। साथ ही उसे पता था कि माउंटेन के अंदर मेडिसिनल पिल्स और हर्ब्स लाइफ सेविंग चीजें हो सकती हैं। बड़ी सी दुकान के अंदर एंटर करने के बाद जोयान देख सकता था कि अंदर व्हाइट कलर का एक मूल लटका हुआ था जिससे चारों तरफ दुकान में उजेला ही उजेला हो रहा होता है, और इस टाइम पे दुकान के अंदर काफी सारे ग्राहक थे और दुकान काफी ज्यादा बिजी लग रही थी, इसीलिए कोई भी जोयान को ग्रीट नहीं करता जो अभी अभी अंदर आया था। हालांकि किसी ने जोयान को ग्रीट नहीं किया, लेकिन जोयान अभी भी खुश और शांत होता है और एक एल्यूजनरी काउंटर के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद उसकी नजर कोने पर एक छोटे से जेड बॉक्स की तरफ जाती है, तो उसे देखकर जोयान सरप्राइज हो जाता है। इस टाइम पे जोयान की नजर छोटे से बॉक्स के अंदर हल्के ब्लू कलर की एक रूट पर टिकी हुई होती है। जिसके बाद जोयान हल्का सा आगे की तरफ जाता है और तुरंत ही उस बंदे से कहता है कृपया मुझे वो चीज दिखाएंगे, और ऐसा कहते हुए जोयान अपनी लालची और एक्साइटेड नजरों को हटाते हुए शांत इंप्रेशन के साथ यंग हेल्पर से ऐसा कहता है। ये देखकर वो यंग क्लर्क जोयान की तरफ देखता है जिसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और उस चीज का रिक्वेस्ट किया था, और ये देखने की बात की है एक लो लेवल के ग्रीन गैनोडर्मा का एक टुकड़ा था। वो अजीब तरीके से हैरान होते हुए काउंटर से उसे निकालता है। जिसके बाद वो कहता है ग्रीन गैनोडर्मा ल्यूसिडम, एक लो ग्रेड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, कीमत 100 सोने के सिक्के। हालांकि ग्रीन गैनोडर्मा एवर लास्टिंग पिल को रिफाइन करने की सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट में से एक थी। साथ ही ये ग्रीन लिंजी की कुछ रेयर किस्मों से एक थी जैसे ब्लड गैरोडर्मा। इसका उपयोग भी एवरलास्टिंग पिल को रिफाइन करने के लिए किया जाता था, जिससे पिल की जो रैंक होती थी वो दूसरे लेवल तक प्रमोट हो सकती थी। हालांकि क्लर्क के कुत्ते जैसे रवैये कोई परवाह करते बिना जोयान स्माइल करते हुए उस गैनोडर्मा को रख लेता है जिसे सबसे कम ग्रेड का माना जा सकता था। जिसके बाद जोयान जैसे ही उस डब्बे को ओपन करता है तो देख सकता था कि इसके अंदर हल्का सा रेड कलर भी होता है जो ब्राइट रेड था, और जोयान अपनी आंखों को तुरंत ही मोड़ता है। तो जोयान तुरंत ही अपनी नाक को टच करता है और काफी हैरान होता है क्योंकि इसके अंदर की एनर्जी काफी अच्छी थी। जिसके बाद जोयान कहता है ये वास्तव में रेड गैनोडर्मा है, आज मेरी किस्मत वास्तव में अच्छी है। तियानमू माउंटेन रेंज में रेड गैनोडर्मा ढूंढना भी काफी मुश्किल है और इसे 1000 गोल्डन कॉइन में भी बेचा जा सकता है। जिसके बाद जोयान स्माइल करते हुए 100 गोल्डन कॉइन उस बंदे की तरफ फेंक कर उस बॉक्स को रख लेता है और सेटिस्फाई होकर रहने के लिए एक सराया ढूंढता है। जिसके बाद जोयान कहता है ठीक है, अब जिन चीजों को तैयार करने की जरूरत थी उन्हें मैंने तैयार कर लिया है, तो अब कल मैं तियानमू माउंटेन रेंज के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि उस माउंटेन रेंज के अंदर क्या है। साथ ही जोयान इस तियानमू माउंटेन रेंज का काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वहाँ पे कितने पावरफुल बीस्ट होंगे और वहाँ की क्या अजीब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होंगे जो डाउकी कॉन्टिनेंट पे होते हैं, और डाउडी कॉन्टिनेंट के इंग्रेडिएंट क्या वो वहाँ पे मिल पाएंगे और क्या वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं। इस सब के लिए जोयान काफी क्यूरियस होता है। और अब क्योंकि जोयान कल माउंटेन रेंज के अंदर जाने वाला है तो आगे का एपिसोड भी अब हम कल ही एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग अब कल का वेट करो। ओके, बाय बाय थ्री फैमिली, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, कर ही दिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय।